جو मोदी हुकूमत में होते रहे हैं, लेकिन लोग खौफ के मारे नहीं बोलते थे, क्योंकि आरएसएस के गुंडे जो सबसे पहले धमकी देते हैं किसी भी शख्स को, तो उसकी बहन या बेटी को उठाने की या इस तरह की धमकी देते हैं। वो होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये पीठ में वार करने वाला दुश्मन है। ये अपनी कोई ना कोई अपनी साख को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तो घटिया हरकत करेंगे ही। बहुत बड़ा सियासी खानदान जो है इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता है, वो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात ये है कि नाक़िदीन ये देखें कि है ना, फौज ने बिना किसी तफरीक के इस कार्रवाई को किया है। वो भी अब होशियार हो जाएं, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाहब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाहब। अब की बात फिर ट्रम्प सरकार का नारा लगाने वाले मोदी साहब और वो तमाम लोग जिन्होंने बड़ी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और पूजा पाठ किए थे ट्रम्प साहब के दोबारा से हुकूमत में आने के, अब उनको शदीद तरीन मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। जब ट्रम्प साहब ने ना सिर्फ ये कि बार बार जंग रुकवाने के लिए अपना बयान दे रहे हैं, बार बार वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कितने तैयारे गिराए हैं, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी मजबूत नहीं है, और फिर उसके बाद उन्होंने सोने पे सुहागा 25% टैरिफ जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर तिजारती लेन देन में उन्होंने लगा दिया। मोदी साहब वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की वजह से अपने जो अपोजिशन है उसका ताप को शिकार है। मोदी साहब ने अभी गुज़िश्ता दिनों जो है अपनी असेंबली में खिताब किया, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ये वो नरेंद्र मोदी नजर नहीं आए जो पहले इससे कबल नजर आते रहे असेंबली में और मुख्तलिफ जगहों पर। ये सरेंडर मोदी हकीकतन नजर आए, और सिवाय उनके पास दो तीन बातों के और कुछ नहीं था। वो बार बार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है वो पाकिस्तान की बात बोल रहा है, और मतलब कांग्रेस के लीडर्स ने ये किया, कांग्रेस के लीडर्स ने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जिसमें कहीं से भी उनके ना तो लहजे में पुख्तगी और एतमाद था, और ना ही उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज इस तरह की बता रही थी कि मोदी साहब जो हैं वो किसी अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं। वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि उनके बुरे वक्त का आगाज हो चुका है, और उसके बाद दर पे जो उनको चोटें लगा रहे हैं अमेरिकन सदर ट्रम्प साहब, तो वो चोटें जो है वो न सिर्फ ये कि मोदी सरकार के ऊपर लग रही हैं, सरेंडर मोदी के ऊपर लग रही हैं, बल्कि पूरी हिंदुस्तान के अवाम जो बड़े जैसे कहना चाहिए ना कि इनके भगत भगत कहते हैं ये लोग, जो मुरीद होते हैं या जो गुलाम जिस तरह से होते हैं, जो मोदी साहब के हिंदुत्व के जो चाहने वाले लोग थे, वो जो है अब वो भी चीखने और चिल्लाने पे मजबूर हो गए हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो सीनियर तजज़ियाकार हैं उनके इंटरव्यूज गुजरते हैं नज़रों से, फिर उसके बाद इंडिया के सीनियर पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू गुजरते हैं जो कभी मोदी के साथ होते थे, आज मोदी के साथ नहीं है। और वो जर्नलिस्ट जो है जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, जो प्योरली जर्नलिस्ट थे, और जब उन्होंने ये गोदी मीडिया की हलचल और गोदी मीडिया की खुशामद देखते हुए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, अब वो जर्नलिस्ट भी इंतहाई रियलिस्टिक तज्जिया जो है वो बार बार पेश कर रहे हैं, और वो अपने गुफ्तगू पे बार बार ये कह रहे हैं कि ये हो चुका, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त दे दी, और न सिर्फ ये कि उसने सिफारती महाज पे शिकस्त दी, जंगी महाज पे शिकस्त दी, और अब वो माशी तौर पर भी हिंदुस्तान को शिकस्त दे रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान के साथ जो है ऐलान कर दिया कि हमारे तिजारती माहे हो चुके हैं, और पर्टिकुलरली तेल के हवाले से उन्होंने बात की कि हम जो है तेल की तलाश में हमारी कंपनी, हम मुश्तरका तौर पर म्यूचुअली जो है किसी कंपनी को असाइन करेंगे जो पाकिस्तान में मादनियात और दीगर सिलसिले में काम करेगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी चूँकि गुज़िश्ता 11 साल या 15 साल समझ लें उनके गुज़िश्ता जो भी उनका दौरे हुकूमत रहा, तो उनके जो भी दावे रहे, अच्छा खौफ का एक माहौल था इनके दौरे हुकूमत में, क्योंकि लोग कुछ अपनी ज़बान से बोल नहीं सकते थे, उनके घर जला दिए जाते थे, उनको उठा दिया जाता था। जैसे उनके सुब्रमण्यम जो हैं, उनके साबिक कुलीग जो हैं, वो जो बार-बार कह रहे हैं कि मैं इसलिए खामोश था कि मुझे पता था कि ये मुझे मरवा देंगे। और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इसी तरह से कह रहे हैं कि हमें डरता है, हमें अपनी ज़िंदगियों का खतरा था, लेकिन अब चूँकि लोगों को पता चल चुका है कि है ना मोदी साहब, आरएसएस जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है, ग्रिप जो है उनकी वो कमज़ोर हो गई है, बल्कि काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है। अब वो इस दहशतगर्दी या बदमाशी के अंदाज़ में किसी के ऊपर भी हमला नहीं कर सकते, किसी की भी ज़ुबान बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए अब खुलकर तमाम लोग सामने आ रहे हैं, और खुलकर तमाम लोग वो बातें और वो वाक़यात बयान कर रहे हैं जो मोदी हुकूमत में होते रहे हैं, लेकिन लोग खौफ के मारे नहीं बोलते थे। चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो सोशल वर्कर या इस टाइप के लोग हों, वो अब खुलकर सारी वो बातें कर रहे हैं।
जो इख्तिलाफ रखते थे मोदी की इन तमाम पॉलिसियों से, लेकिन वो डरते थे आरएसएस के गुंडों से। वो डरते थे क्योंकि आरएसएस के गुंडे जो सबसे पहले धमकी देते हैं किसी भी शख्स को, तो उसकी बहन या बेटी को उठाने की या इस तरह की धमकी देते हैं। हर इज्जतदार आदमी इस धमकी के बाद खामोश हो जाता है और खामोशी से अपने काम करने लगता है। तो ये बहरहाल ये हिंदुस्तान में तो इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है और हिंदुस्तान को शिकस्त फाश हुई है सिफारती महाज पर और जंगे महाज पर भी, और अब मईशत के तौर पर भी उसको जिस तरह से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान को जो है वो होशियार रहना चाहिए क्योंकि ये पीठ पे वार करने वाला दुश्मन है। और बार बार नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें पॉज आया है। ये अपनी कोई ना कोई अपनी साख को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तो घटिया हरकत करेंगे ही। लेकिन पाकिस्तान भी बाखबर है इस के हवाले से, हमारी जो पाक फोर्स है वो भी बाखबर है इसके हवाले से, और वो अपना काम जारी रखे हुए हैं अपने वतन की हिफाजत के लिए। इसके साथ साथ मैं दो तीन बातें और आप लोगों से करना चाहूंगी कि आजकल बड़ा शोर होगा उठा हुआ है रियाज मलिक साहब के हवाले से, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से केसेस हो रहे हैं। बहुत से लोग बहुत इख्तिलाफ कर रहे हैं फौज की पॉलिसियों से या फौज की चीजों से। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर कहनी चाहूँगी मैं कि जो आपके खिलाफ अपनी जगह पर, और अभी ये रियाज़ मलिक तो एक पहला केस है। लगता ये है कि ये रियाज़ मलिक के साथ-साथ पैरेलल वो भी केसेस खुलेंगे जिन लोगों ने अंधेर इस मुल्क में मचाई हुई थी, और सबसे बड़ा मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था। जो ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, पाकिस्तान का सरमाया जिस तरह से मुल्क से बाहर जाता था, वो लोग जिन्होंने अपना नाजायज़ पैसा जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में लगाया, अभी बहुत बड़े-बड़े नाम सामने आएँगे। अभी ये जो मलिक रियाज़ साहब का मामला है उसमें एक बहुत बड़ा सियासी खानदान जो है इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है, वो इसमें इन्वॉल्व्ड है। सबसे बड़ी बात ये है कि नाक़िदीन ये देखें कि है ना, फ़ौज ने बिना किसी तफ़रीक़ के इस कार्रवाई को किया है। फ़ौजी इदारे से वाबस्ता जो लोग भी इस कार्रवाई में मलिक रियाज़ के तमाम कामों में मुलविस थे, उन सबको जो है एक ही सफ में खड़ा किया गया है। अगर हम ये कहते हैं कि ये तो फौजी हैं, ये छुट जाएँगे और हम सिविलियन को ये किया जाएगा, ये काम तासुर दिया जाता है और ये कहा जाता है, कुछ नाक़बत अंदेश लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि मलिक रियाज़ को जितने भी वो उस इदारे से वाबस्ता लोग फैसिलिटेट कर सकते थे, वो सब इंसाफ के कटघरे में आ रहे हैं। और ये एक पहला केस, ये आगाज़ है और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये लगता है कि इस तरह से कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में उन तमाम लोगों के खिलाफ शुरू होने वाली हैं, जिन लोगों ने ना सिर्फ़ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, बल्कि अपना काला धन जो है उन्होंने रियल एस्टेट में जिन्होंने लगाया है। सबसे ईज़िएस्ट वे जो है ब्लैक मनी को लगाने का, वो स्टेट का होता है। स्टेट पे जो है ज़मीनों पर पैसा लगाते हैं लोग, बड़े-बड़े प्लाज़े और बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, वो सारी ब्लैक मनी से होती हैं उन लोगों की। और जिसको ये कह दिया जाता है कि ये फॉरेन रेमेडीज आई हैं, तो फॉरेन से बाहर से लोग जो है ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। मलिक रियाज ने भी सबसे बड़ा जो गेम खेला अपनी ये बहरिया के नाम पर, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने ये किया कि उन्होंने अट्रैक्ट किया जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको बताया। और नो डाउट इससे कोई इनकार नहीं है कि बहरिया टाउन जो है सिक्योरिटी, लग्जरीज और तमाम सहूलियात के हवाले से एक मॉडल सोसाइटी है। और जो वो आपके हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, तो वो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, इन चीज़ों से परेशान रहते हैं। जो आम सोसाइटियों में, आम इलाकों में जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने प्रेफर किया। उन लोगों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की अपने यहाँ पर इन जगहों पर, जहाँ पर जो है बहरिया टाउन में बहुत लोगों ने अपने घर वहीं पे खरीदे हैं। अच्छा, ये शहर से दूर एक नया शहर बसाते हैं मलक रियाज, और उसमें दुनिया भर की तमाम आसाइशें वो प्रोवाइड करते हैं। और जो आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो चूंकि फॉरेन करेंसी में कमाते हैं, तो उनको यहाँ की सर्विसेज और ये जो चार्जेस मलक रियाज से लेते हैं, बैरिया टाउन वाले जो लेते हैं, तो वो दीगर इलाकों से जो है वो बनिस्बत महंगा होता है वो चार्जेस। लेकिन लोग इसलिए देते हैं कि सहूलियात भी मिल रही है वहां पर। और ये एक लोगों के लिए कहना चाहिए कि ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर साबित रहा है ये बहरिया टाउन। लेकिन बहरिया टाउन के लिए जमीनें जिस तरह से ली गई हैं, और बहरिया टाउन में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आई है, जिस तरह से फॉरेन मामला आया है, तो वो जो सबको पता था, पहले से सबको पता था। इवन ये कि हमारे जो नशरियाती इदारे हैं, वो तो मलक रियाज साहब का नाम तक नहीं लेने की हिम्मत करते थे, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो
तादाद कहने मतलब कहना चाहिए एक बहुत बड़ी कीमत उनको मिलती थी इश्तिहारात की सूरत में। तो वो इदारे जो है मलिक रियाज साहब का नाम भी लेना पसंद नहीं करते थे। आज वो सब खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप देख लें कि जितना भी आपके प्रोमिनेंट जो नेशनल चैनल्स हैं, उन पे कोई भी ये स्टोरीज़ इस तरह से नहीं आ रही। ये यूट्यूब पर यूट्यूबर्स जो हैं वही जर्नलिस्ट और वही एंकर जो किसी इदारे से वाबस्ता हैं, वो अपने इदारे में तो उस स्टोरी को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन वो यूट्यूब के प्रोग्राम्स के ज़रिए वो इन स्टोरीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये एक आगाज़ है करप्शन के खिलाफ मैं समझती हूँ कि आर्मी चीफ का, और इसे हम ये समझते हैं कि इसको सिर्फ बहरिया टाउन तक ही महदूद ना किया जाए, बल्कि अभी गुज़िश्ता दिनों ये खबर आ रही थी कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में और भी कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके बारे में इंक्वायरी शुरू हो चुकी हैं, और जिसमें ज़्यादातर जो है वो सियासतदानों का पैसा लगा हुआ है, और वो सियासतदानों की वही ब्लैक मनी लगी हुई है जो हमारे मुल्क से उन्होंने लूटी है और फिर अपने और अपनी नस्लों को संवारने के लिए उसको लगाया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं। वो वुज़रा ख़ास तौर पर जो है वो पूरे मुल्क के वो वुज़रा, वो भी अब होशियार हो जाएँ, क्योंकि अब उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं। अगर वो ये समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा माहिर हो गए अपने करप्शन में, और वो ये समझते हैं कि अब वो स्टोरी इस तरह से करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता, तो ये उनकी भूल है। ये उनकी भूल है कि पाकिस्तान के हसास इदारे हर शख्स की इतनी प्रॉपर मालूमात रखते हैं और हर चीज़ का पता होता है कि 1 रुपए कहाँ से आया और कहाँ गया। और अगर ये वज़रा ये समझ रहे हैं कि अगर हम जो अब इस वक़्त कर रहे हैं, तो ये किसी को नहीं पता चलेगा, तो ये उनकी खामख़याली है। मैं ये समझती हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है मुस्तक़बिल करीब में 2025 के एंड तक मुझे ये नज़र आ रहा है। ना सिर्फ़ ये कि क करप्ट इस तरह के लोगों का जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपने लिए मुल्क का सरमाया दूसरे मुल्कों में ले जाकर लगाते हैं, अपनी नस्लों को बनाते हैं और बढ़ाते हैं। ना सिर्फ़ ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि हर उस सियासतदान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जिसने अपने दौरे वज़ारत में उसका पूरा ये मैं एक आम आदमी हूँ, तो मुझे जब ये पता है, स्टेटस पता है कि मिनिस्टर जो है जब बना था, तो इसके पास क्या था, इसकी माली हैसियत क्या थी, और ये किस तरह से यहाँ आया था, और आज उसकी क्या हैसियत है, आज उसके बच्चे किस स्टाइल में रहते हैं, वो किस स्टाइल में रहता है, उसके पास कितनी गाड़ियों का कॉन्वॉय है, उसके पास कितने घर आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जब हम जानते हैं सरसरी ऊपर से ही देखकर, तो जो सब कुछ जानते हैं अल्लाह के बाद, तो क्या उनको नहीं पता कि ये इस वज़ीर का जो है स्टेटस इतना बुलंद कैसे हुआ? तो ये मेरे ख़्याल में मुझे ये लगता है कि ना सिर्फ़ ये कि मलक रियाज़ी मतलब आगाज़ है, और अंजाम जो है वो इस मुल्क के करप्ट सियासतदानों तक पर होगा। और हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा होता है, पाकिस्तानी इस चीज़ का ख्वाब बरसों से देख रहे हैं कि कोई तो आए ऐसा शख़्स जो इस मुल्क के लूटने वालों को जो है वो उनके अंजाम तक पहुँचाए, और वो वक़्त हमें लगता है कि अब आ गया है। और अच्छे वक़्त का हमेशा से इंतज़ार करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।